आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला शो पे आने के लिए। उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं, सेफ हैं। आप ये बताइए, लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ सेल्फ डिस्कवरी हुई है कि मैं क्या हूं या मैं क्या कर सकता हूं, बोथ एज एन एक्टर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं जो शायद मुझे मौका नहीं मिला वो स्किल्स करने के लिए सिटिंग एट होम? बहुत सारी चीजें, एक नहीं बहुत सारी चीजें। और एज एन एक्टर तो खैर हम रात दिन ढूंढते रहते हैं चीजें अपने अंदर कि हम क्या क्या नया कर सकते हैं। हर किरदार के साथ हम एक नई चीज ट्राई करते हैं। बट जी, ये लॉकडाउन मेरे लिए पर्सनली, आपने जो पूछा कि एज एन ह्यूमन आपके अंदर क्या चेंजेस या क्या डिस्कवरी आपने की है, उसमें बहुत सारी चीजों का इजाफा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं पिछले 2-3 साल से थोड़ा ज्यादा बिजी था काम को लेकर के। 4 दिन 5 दिन अमूमन, इससे ज्यादा मैं कभी आ नहीं पाता था घर पे। ये वाह, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं ऑलमोस्ट 2 महीना से ज्यादा वक्त मुझे हो गया यहाँ पे। वाह, तो फैमिली के साथ एक आप होता है ना, बचपन से भी मैं रहा हूँ फैमिली के साथ, ऐसा नहीं कि पहली बार रह रहा हूँ। लेकिन ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद जब मैं आया हूँ तो बहुत सारी चीजें नई मुझे पता लगी कि आप फैमिली को टाइम देना इस भाग दौड़ के बीच में कितना जरूरी है। और बिल्कुल, कितना बड़ा फन है वो। जो सुकून हम बाहर ढूंढते फिरते हैं ना जमाने में, बड़ी बड़ी चीजों में बहुत सारे पैसे खर्च करके, वो सुकून वहां पे हमें नहीं मिलता जो सुकून हमें यहाँ महसूस होता है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी अभी तक की। मैं इसको अचीवमेंट कह सकता हूँ बहुत में मैंने जो भी किया है काम, ये मेरी बहुत या बड़ी अचीवमेंट रही कि इस बार मैंने घर वालों के साथ मैंने इतना क्वालिटी टाइम एक्चुअली जिसको कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने कुछ और बना रखी बिल्कुल, थी कि हम बड़े बड़े शहर या जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, वो नहीं है। क्वालिटी टाइम ये है कि जो आप घर पे हो। बिल्कुल। तो ये मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी रही है इस बार। बहुत खूब, अच्छी बात की आपने कि मतलब इस पूरे जितनी अनसर्टनिटी है इस दुनिया में और हमारे देश में, उसके जी बीच में आपको सुकून मिला की चीज में बड़ी बात है। अभी बिल्कुल। सर बात करते हैं अचीवमेंट्स की। आपने काफी कुछ अचीव किया है। थैंक यू हाल ही सर। में ऑब्वियसली पाताल लोक, उससे पहले जामतारा, पंचायत एक ही एपिसोड था, लेकिन आप मेरे लिए आप उस एपिसोड के हाईलाइट थे। आपकी जो आपकी थैंक जो यू। आपकी जो आपकी जो स्ट्रगल्स हैं हम उस पे आएंगे, लेकिन फिलहाल जो महसूस कर रहे हो आप इतनी मेहनत के जी बाद, लगातार जी 3 शोज जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, क्रिटिक्स ने एक्सेप्ट किया, व्हाट इज इट जी। लाइक फॉर यू एज एन एक्टर? तो जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आवाम जब कोई चीज पसंद करती है, तो ऑफकोर्स हर हर आर्टिस्ट यही चाहता है। एट द एंड हम काम तो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। तो आप कितना भी अच्छा बना लो, कई बार क्या होता है कि इससे पहले के जो मेरे प्रोजेक्ट थे उसको क्रिटिकली एक्लेम किया लोगों ने, क्रिटिक्स ने, डायरेक्टर्स ने, जो दोस्त है मेरे एक्टर्स, उन्होंने अच्छा अच्छा बोला और अच्छा भी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ना एक कमी ये रहती थी कि पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आए, पब्लिक की तरफ से बहुत सारे लोग पसंद करें, या कहीं जाएं तो राइट, जब लोग आपको आपके किरदार के नाम से जब बुलाते हैं, कोई मैसेज करता है आपको, तो आपके कोई दूल्हा लिख के भेजता है, या कोई कबीर एम जब लिख के भेजता है, या जब कोई सुपर्ब, रिपोर्टर लिख के सुपर्ब। भेजता है, ठीक है, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है एक्चुअली अंदर से। तो अभी फिलहाल उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी ख्याल कर रहा हूँ कि ये सक्सेस थोड़ी जो मिली है बहुत आप लोगों की दुआ से, इससे दिमाग खराब ना हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा दूरी बना के भी रखता हूँ। इन जी, सब जी, चीजें बहुत दिमाग बहुत जल्दी खराब करती है इंसान का। बिल्कुल। नहीं, एग्जैक्टली आपने अभी एक और सही बात की। तो इस चीज को लेके द फैक्ट टू स्टे ग्राउंडेड, आपके कोई रोल मॉडल्स हैं या कोई आपके एक्टिंग में जो आपने किया आज तक, कोई है इंसान जिससे आप बात कर सकते हो ऑन दिस सेम टॉपिक? अभी हाल ही में मुझे सक्सेस मिला है, बट क्या जी, मुझे करना चाहिए, किस चीज से मुझे दूरी रखनी चाहिए टू स्टे ग्राउंडेड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो लोग हैं। दो, एक प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मेरे मेंटोर हैं अभिषेक बनर्जी, अनमोल आहूजा। एक बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। हैं जिससे मैं हर तरीके की मेरी प्रोफेशनल बात करता हूँ कि मैं सर मैं ये कर रहा हूँ, या फिर मेरा इस तरीके का किरदार है, या फिर ये चीजें हैं, जिस भी तरीके की चीज होती है वो पहला मैं फोन उनको करता हूँ कि जी, मेरे काम में मुझे ये चीज अभी नहीं करनी है, मैं किस तरीके से करूँ। ये नया एक मुद्दा मेरे सामने आया, मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूँ। दूसरी चीज है कि उसी चीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज होती है जो कि दिमागी तौर पर जब आप किसी और से, एक वैसा इंसान आपको चाहिए होता है जो कि आपको अंदर तक जानता है। तो वो है जी, मेरी अम्मी। वो मेरी अम्मी है, तो उनसे मैं हर तरीके की बात में उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये वाली सीरीज आई है, इसमें मेरा इस तरीके का कैरेक्टर है, इसमें भी नई नई चीजें, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, या फिर इसमें जी, इस बार ये नया चैलेंज आ रहा है, या ये चीज मुझे जनता बहुत पसंद कर रही है, या फिर यार इस बार ये सब चीजें पसंद ही नहीं की लोगों ने, मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो वाह, जो सारी चीजें हैं, मेरे मेरे मेंटर्स हैं और मेरी अम्मी है, मैं इन लोगों से सबसे ज्यादा डिस्कस करता हूँ सारी चीजें। जी, वाह, वाह, वाह। तो आसिफ भाई, आप राजस्थान से हैं, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कुछ हफ्ते पहले। आप राजस्थान से आए थे बॉम्बे, आपने स्ट्रगल किया, फिर आप वापस चले गए अपनी क्राफ्ट को सीखने। हम ये बहुत कम जी सुनते हैं कि कोई वापस गया जहां से वो आए थे, अपने रूट्स। आपने जी मेरे ख्याल से काफी स्टेज और ड्रामा किया, तो जी जी। वो जो थे मेरे ख्याल से 4-5 साल,
वो जी। उन सालों में से आपको क्या सीख मिली जो शायद आपको बॉम्बे में नहीं मिलती स्ट्रगल के दौरान? आपने बहुत एक जबरदस्त जो आपने बात कही कि स्टेज बहुत कम हम देखते हैं कि वापस आप आप अपने क्राफ्ट की तरफ जाते हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, प्रोफेशनलिज्म और किसी भी आप किसी भी क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या किसी भी तरीके की चीज हो जिसका एज एन करियर जब आप परस्यू करते हो, हमारे इंडिया में उसको चेंज करने का या उसमें और सीखने में बढ़ोतरी करने का सिस्टम थोड़ा सा कम है। लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, यार अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं अभी तक मैं कारपेंटर का काम कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन मैं पेंटर कैसे बन जाऊं? ऐसा कुछ भी करेक्ट। नहीं है, मिथ है, ये मिथ है। हर आप वो चीज करो जो आपका दिल कह रहा है। मेरी लाइफ में एक चीज हमेशा से सही रही है, मेरी अम्मी ने मुझे इस तरीके की बातें सिखाई है बचपन से कि हमेशा वो करो जो तुम्हारे दिल को सही लग रहा है, हमेशा अपने दिल की सुनो, उसमें चाहे तुम 4 पैसे कम कमाओगे लेकिन एक अंदर की सेटिस्फेक्शन रहेगी तुम्हारे अंदर। तो जब बम्बई मैं गया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि मैं एक्टर बनूं या ये करूं, तो मैं कभी भी एक दिमाग में जो होता है ना, टाइम टाइम लिमिट नहीं लेके गया था मैं कि 6 महीना कर लूंगा, 1 साल कर लूंगा या 2 साल कर लूंगा। नहीं, मुझे था कि अब मैं आ गया हूँ, मुझे करना है तो करना है, चाहे इसमें 2 साल लगे, 2 महीने लगे, 2 दिन लगे, 2 सदी लगे, कुछ भी लगे, जी मुझे जी करना यही है जिंदगी में। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मुझे इस चीज को लेकर के कि मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं सही दिशा में हूँ लेकिन मेरी स्पीड गलत है, जी। मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए बैकवर्ड थोड़ा रिवर्स गियर डालना पड़ेगा गाड़ी में, तभी जाके गाड़ी आगे जाए। कई बार होता है ना, जब आप पहाड़ पे गाड़ी चलाते हो तो आपको बिल्कुल, पहाड़ हम पे तो गाड़ी चलाने के लिए एक बार पहले आपको रिवर्स लेनी पड़ती है। वो जो बिल्कुल सही रिवर्स कहा। गियर था वो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब जयपुर जाना पड़ेगा वापस और मुझे सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। जी क्योंकि उससे पहले तक एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है, मैं एक्टर बनने चला गया और मुझे उससे पहले तक मुझे थिएटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा। मुझे ना मैंने कभी एनएसडी का नाम सुना था, ना मैंने कभी एफटीआई का नाम सुना था, मुझे जी। कुछ भी नहीं मालूम था। बस ये था कि एक्टर बनना है और बम्बई जाना है। होता ना, आप हाँ घोड़े हाँ। के जब आप 2 लगा देते हो उसको सिर्फ सामने का नजर आता है, उसको आसपास का कुछ नहीं दिखाई देता, वैसा वाला हिसाब था। तो वो ब्लाइंडर्स, यस फिर यस। थी जो मुझे बम्बई से जयपुर लेकर के आई वापस। हाँ। तो ये बताइए, पहली बार ये एक्टर बनने का ख्याल आया कैसे? कोई फिल्म, कोई रोल, कोई किरदार, क्या? इसके पीछे बहुत ही फनी स्टोरी है। एक्चुअली क्या था कि मैं मेरे पूरे शहर के अंदर मेरे मेरे जो अब्बा थे वो जेके सीमेंट फैक्ट्री एक है हमारे यहाँ पे, तो जेके जी सीमेंट में मेरे अब्बा काम करते थे और उस कंपनी का इकलौता सीबीएसई स्कूल था पूरे शहर में। उसमें ये था कि उसमें जिसके मतलब जो भी वर्कर हैं जेके सीमेंट वाले, उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस बहुत कम लगती थी हमारी। तो मेरे पापा शुरू से उस चीज को लेकर बहुत सीरियस थे कि बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मेरा एडमिशन हो गया उसमें, वो बहुत अच्छा स्कूल था वो। और वो अकेला एक तो वाहिद ऐसा स्कूल है जो कि एलकेजी से लेकर 12th तक स्कूल है मेरे शहर में। ओके अदरवाइज सारे ओके। स्कूल ऐसा है कि कोई एलकेजी से 8 तक है, 9 10 11 12 आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। तो वाह। वो स्कूल में अब सीबीएसई तो ऑफकोर्स पढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल है और अंग्रेजी मीडियम था और अपन एकदम हिंदी भाषी शुद्ध देसी। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बैरियर था कि यार मैं इसको कैसे क्रॉस करूं। तो और उसमें क्या था कि मतलब मैथ्स में और साइंस में मतलब इतना ज्यादा वाहियात स्टूडेंट था कि मतलब मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता उस चीज में, ओके। इतना खराब था। तो मेरी एक टीचर थी, मेरी मैथ वाली टीचर थी, गौरी मैम नाम था उनका। वो आती थी क्लास में और कहती थी, वेयर इज आसिफ? यस मैम, गेट आउट। गेट आउट। हाँ सीरियसली, मतलब मैंने अपने खानदान में रिकॉर्ड बनाया, 3rd क्लास में फेल हुआ हूँ। 3rd क्लास में कोई फेल नहीं हुआ है, तो मैं फेल हुआ हूँ। तो ये होता था सारी चीजें। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था जनवरी में, जी 28 जनवरी को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद। जी तो उसकी जो तैयारियां चलती थी वो शुरू हो जाती थी आपकी ये जो आपका न्यू ईयर का जो हॉलीडे शुरू होता है उससे थोड़ा सा पहले से। तो पूरा राइट। अमूमन एक महीना आपको उसकी तैयारियों के लिए मिल जाता है। अब उसमें ये कि जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको छूट है कि आप क्लास बंक करके और आप मतलब क्लास आप वो करके एब्सेंट होकर उधर आप जा सकते हो। वहां से मेरे दिमाग में मैंने कहा अटली ज्यादा कुछ नहीं, 1 महीना अपन बच जाएंगे इस बेइज्जती से, तो ये अपन कुछ सही करते पकड़। हैं। तो मेरे मेरे म्यूजिक टीचर थे विभास वैष्णव, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझे स्टेज पर खड़ा किया। उनके पास वाह। मैं गया, मैंने कहा सर मेरे को कहीं पे मतलब ले लो आप किसी भी चीज में। तो मैं ना स्कूल में डेस्क बहुत बजाता था बैठा बैठा, जिसकी वजह से मेरे मुंह पे चौक पड़ती थी हमेशा। डेस्क बहुत बजाने का शौक था। तो उन्होंने बोला कि एक बार कॉन्गो कॉन्गो ट्राई करके दिखाओ, कॉन्गो बजा लेते हो? तो मैंने हाँ, किया, वो बज गया मुझसे। तो क्या उन्होंने बात। कहा कल से ना प्रेयर में तुम बजाना, कॉन्गो तुम बजाना प्रेयर में। तो वो बजाया। अब वो होता क्या, बातचीत करते हो, आपने मजाक किया, इस पे जोक कर दिया, उस पे जोक कर दिया। जी जी जी। तो सर, मैं 5th क्लास में था, सर एक नाटक बना रहे थे किस्सा कुर्सी का। तो उसमें एक कैरेक्टर था घर के नौकर का। उसमें एक सीन ऐसा था कि वो ना मतलब वो
बरमूडा बोलते हैं ना हिंदी में, बरमूडा वो जो करेक्ट करेक्ट, होता यस है, यस। और उसका नाड़ा ना हमेशा लटका होता है नीचे उस कैरेक्टर का। तो एक सीन ऐसा बनाया सर ने कि वो उसके पैर से उलझ जाता है और वो वो उसका जो बरमूडा वो नीचे गिर जाता है। तो सिर्फ अपनी अंडीज में खड़ा है वो बंदा स्टेज पर, ये कोई भी करने को राजा तैयार नहीं बाबू। था स्कूल में, कोई भी बच्चा ये कैरेक्टर करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और मैं करूंगा ये। बहुत तो खूब। वहां से फिर एक्टिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने स्कूल में पहली बार टीचर्स ने इज्जत वाली नजर से देखा, पहली बार लोगों ने थोड़ा अप्रिशिएट किया। तो वहां से एक शौक बना, और वो बनता बनता फिर आगे ऐसा हुआ कि 2003 में एक शो आया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। यस यस। वो शो मैंने पहली बार देखा, और मैं पहली बार मैंने उनका एक्ट देखा, राजू श्रीवास्तव जी नाम है उनका। मैंने उनका जी एक्ट देखा और मैंने कहा यार ये बंदा मतलब क्या आदमी है ये। एक आदमी आ रहा है माइक लेके, ना कोई कॉस्ट्यूम ना कोई मेकअप नथिंग कुछ, और ये पूरी पूरी शादी दिखा रहा है हमें, और हम देख रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। और लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं। मैंने कहा ये कुछ नया आर्ट फॉर्म है, ये करना है मुझे जिंदगी में। तो मैंने कुछ अपना आड़ा टेढ़ा सा कुछ एक स्टैंड अप लिख लिया, और मैं कहीं भी पहुंच जाता था कि जैसे कोई कंपटीशन हुआ वहां चले गए। एक बार मैं वहां पहुंच गया, आपको अगर पता हो कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, जो कैंप लगते हैं लोगों के, मरीज जी लेटे जी होते सारे हैं। जी जी, सुना है हाँ, सुना है। तो मैं वहां चला गया, मैंने कहा मैं एंटरटेन करूं लोगों को, मतलब तो वहां पहुंच गया। अलग अलग इस तरीके की जगह में पहुंच जाता था कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ अपने ही शहर के अंदर। बहुत छोटा सा शहर है ये, तो जी यहाँ पे एक दो कंपटीशन जीते। उदयपुर हमारा करीबी शहर है, वहां गया, चित्तौड़ गया। जी जी जी। तो ये 2 ढाई साल तक ये पूरा चलता रहा। और चलते चलते एक वो होता है ना कि हर एक इंसान की जिंदगी में 3 4 दोस्त होते हैं जो थोड़ा चाबी भर देते हैं कि अरे तुम बढ़िया करते हो, तुम्हें जाना चाहिए आगे। और ये आपको दोस्त पता बहुत नहीं कि बहुत बहुत जरूरी होते हैं ये दोस्त। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे ऐसे दोस्त मिले एक्चुअली। बस उनका गलती है कि वो आपको ये नहीं बताते कि तुम वाहियात कर रहे हो, वो आपकी मुंह पर तारीफें करते रहते हैं और आपको लगता है बहुत अच्छा कर। फिर भी काफी जरूरी है ये तो दोस्त यार। हाँ, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। उनकी चाबी से पहली बार जो है मैंने 2010 में मैंने डिसाइड किया कि मैं बम्बई जाऊंगा। तो बॉम्बे जाने से पहले का एक्टिंग का जो था वो कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था। कमाल की बात है, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है, अब मुझे समझ आ रहा है कि हल्का सा आप कैरेक्टर के अंदर कैसे खुल के घुस जाते हो, कि जिस तरीके से आप बात करें, आपको जो मौका मिला, हालांकि उस जी टाइम आप स्कूल में थे, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे। जी तो जी आप ये बताइए, ये शोज तो फिलहाल अभी हुए, आपने एक फिल्म में काम किया था, इंडियाज मोस्ट वांटेड, जी जी उसके जी बारे में जी। कुछ बताएंगे, आपको वो रोल कैसे मिला और उस शूटिंग के सिलसिले के बारे में। वो रोल सर ऐसे मिला मुझे कि उस वक्त मैं अपने घर पे था, और मैं उस वक्त ना कास्टिंग कंपनी से कास्टिंग बे, मैं कास्टिंग बे के साथ बिल्कुल। काम करता था, लेकिन मैंने नया नया जॉब छोड़ा ही था बस। मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ओ। तो मैं घर आया हुआ था अपने, और मुझे जो जो वो थे असिस्टेंट थे उस फिल्म पे, कास्टिंग असिस्टेंट, उनका मैसेज आया कि हम एक फिल्म की ये वाली की कास्टिंग शुरू हो गई है, राजकुमार गुप्ता सर इसके डायरेक्टर हैं। और मैं राजकुमार गुप्ता जी का मतलब आमिर से फैन था बहुत बड़ा, बिल्कुल। मतलब वो वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो उनकी फिल्म है, और ऐसा ऐसा करके कैरेक्टर है। मुझे तब तक ये नहीं बताया था कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। मुझे मुझे कहा गया कैरेक्टर का ऑडिशन देना है, तुम कब आ रहे हो बॉम्बे? और मैं आने ही वाला था 3 4 दिन बाद। तो मेरे एक और दोस्त का कॉल आया कि यार एक पिक्चर की हम कास्टिंग कर रहे हैं, परी नाम है पिक्चर का, इसमें कैरेक्टर है, स्माइल नाम है कैरेक्टर का, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, 4 5 सीन है इसकी, करोगे? मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, आप मुझे कुछ भी करवा लो, मैं आ रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ 3 दिन बाद। 3 डे मैंने ऑडिशन दिया इंडिया मोस्ट वांटेड परी का। पहले मुझे कॉल आया कि परी वाले रोल के लिए तुम सिलेक्ट हो गए, और मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो 5 6 दिन का शूट अपना, अभी जो पैसे से मिलेंगे थोड़ा 1 1.5 2 महीना हमारा इजी हो जाएगा इससे। तो एक राउंड ऑडिशन दिया इंडिया मोस्ट वांटेड के लिए, और उसका 4 5 दिन बाद उनका कॉल आया कि उनको अच्छा लगा ऑडिशन, उन्होंने तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया हुआ। तो अगली बार जो है तुम थोड़े से, तुम्हारी उम्र नहीं समझ में आ रही है उनको, एक तुमको थोड़ा भोला सा शक्ल चाहिए, तुम भोले नहीं लगते, तो तुम ना ये दाढ़ी वाड़ी हटा के सिर्फ मूंछ में आओ। मेरा कैरेक्टर अच्छा। भी उसी तरीके कि आप सिर्फ मूंछ में आओ। मैं मूंछ करके गया, फिर हमारा सेकंड राउंड ऑडिशन हुआ, और उसके बाद उनको कॉल आया कि आप फाइनल फाइनल वन ऑफ द फाइनलिस्ट में आपका नाम है, तो ऐसा ऐसा ही, और ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारा बहुत पसंद आया सर को, तुम्हारी जो इनोसेंस थी वो अच्छा लगा। तो मैं बड़ा खुश था, और फिर मुझे कॉल आया थोड़े दिन पहले कि आपको मिल गया ये कैरेक्टर, ये आप कर रहे हो, ये कैरेक्टर आप लॉ कुछ करते हो। मैं बहुत खुश, वर्षों बीच वाह, तो गया अपने दोस्तों के साथ, हम पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। दो क्या तीन बात। दिन बाद पता लगता है कि वो पिक्चर बंद हो गई, तो पिक्चर बंद हो गई इंडिया मोस्ट वांटेड। अच्छा। और मेरे लिए एकदम वैसा वाला था कि यार होता ना कि आप निवाला गले तक आया था आपके, और यहाँ से निकाल करे दिया, ये तो वैसा वाला हो गया। और मैं बहुत ही स्टन। अंदर से हाँ एकदम स्टैंड हो गया एकदम, मतलब कुछ ऐसा बौखला सा गया मैं पूरा अंदर से कि क्या हुआ मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे।
फिर पता लगा कि राज सर अभी अजय देवगन के साथ एक फिल्म बना रहा है, रेड नाम है पिक्चर का, और अब पहले की पिक्चर बनेगी। तो मैं अभिषेक सर के पास गया, मैंने कहा मुझे इस पिक्चर पे काम करना है, एज एन कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में था कि मैं राज सर के आसपास रहूं, बस उनसे दूर नहीं होना मुझे, कि मुझे पता लगता रहे। तो फिर मैंने उसमें एज एन असिस्टेंट मैंने दूसरी फिल्म पे काम शुरू किया, और उस पर लेकिन मुझे दिमाग में था, मैंने कहा मुझे इस पिक्चर में काम नहीं करना, मैं ना किसी कैरेक्टर के लिए ऑडिशन भी नहीं दूंगा इस फिल्म में। ओके। मैंने नहीं ऑडिशन दिया उस फिल्म में, मैंने बिल्कुल एकदम दिल लगा के मैंने सिर्फ एज एन कास्टिंग एसोसिएट के तौर पर मैंने काम किया। वो पूरी पिक्चर बनी, वो वो रिलीज हुई, हिट भी हो गई, लोगों को बहुत पसंद भी आई। अब वो पिक्चर रिलीज होने के 3 महीने बाद मुझे दोबारा कॉल आया, यानी कि पहले कॉल के बाद ऑलमोस्ट 1.25 साल के बाद, कि नाउ वी आर डूइंग इंडियाज मोस्ट वांटेड, और ऐसा है, लेकिन दोबारा ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन दोबारा होंगे सारे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा अपने लिए तो आर्या पार वाली सिचुएशन थी ना, कि अपने को तो मालूम था, जब एक इंसान को जब भूख होती है तो उसको खाना आप सामने रखोगे, वो किसी भी तरीके से हासिल करेगा उसको। तो वैसी वाली सिचुएशन थी। मैं तो दिमाग में था, मैंने कहा ये कैरेक्टर का ऑडिशन मैं ऐसा दूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे खुद लेने को। तो मैं गया, बहुत ही एकदम प्रिपेयर करके गया अपने आप को, 2-3 दिन ऑडिशन दिया मैंने, 2 राउंड ऑडिशन दिए दोबारा, और फाइनली जो है वो कैरेक्टर फिर मिल गया। और राज सर के साथ क्या है कि राज सर वैसे वाले डायरेक्टर हैं जो कि मतलब मैंने नहीं देखा अभी तक इतना अप्रिशिएट करके और एक्टर के साथ काम, जो कहते हैं ना कि पलकों पे बिठा के रखना। एक्चुअली वो राजकुमार गुप्ता वो उस तरीके के डायरेक्टर जो अपने एक्टर को यहाँ बिठा के रखते हैं। उनके साथ काम करना मतलब मेरे लिए तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को, कि कितने लोगों को नसीब होता है। आप सोचिए ना कि राजकुमार गुप्ता जैसे इंसान के साथ आपको डेब्यू फिल्म करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से हर कोई इतना खुश नसीब नहीं है। बिल्कुल। और इंडियाज मोस्ट वांटेड की खासियत ये थी कि हाँ उनमें एक स्टार था, पर वो रेयर फिल्म थी जहाँ पे स्टार के आसपास जो लोग थे उनको उनके कैरेक्टर आर्क काफी अच्छे थे, उनकी स्क्रीन टाइम बहुत था। तो एज एन एक्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हाँ मैं इस फिल्म में कहीं ना कहीं उस भीड़ में मैं खोने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। और मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं ना, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ जो आपने बात कही है, कि अगर कोई इस तरीके का किरदार है जिसका कोई वजूद है, अपना वजूद है, वो सिर्फ वो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उसका अपना एक वजूद है, उस तरीके के कैरेक्टर करने ही मैं मुंबई आया था एक सोच लेके कि मुझे इसी तरीके कैरेक्टर करना है। और मैं इतना लकी रहा हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में ही ये फिल्म मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है मेरे लिए कि ये फिल्म क्यों खास है मेरे लिए भी और सबके लिए, ये उन लोगों के लिए फिल्म थी जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी मेडल के हम लोगों की आवाम की खिदमत करते हैं रात और दिन। बहुत खूब। और इस तरीके की खिदमत करते हैं कि बहुत सारे लोग शायद अभी आप और मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई एक वैसा वाला बंदा होगा जो शायद किसी बाहरी मुल्क में कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको पता भी नहीं लगेगा। एक दिन शायद हो सकता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए और हमारा देश ये कहने से मना कर दे कि ये तो हमारा सिटीजन नहीं है। इतना बड़ा कलेजा रख के, इतना बड़ा जिगर रखने वाली जो जॉब है ना, वो मैंने बहुत करीब से देखा है उन लोगों की जिंदगी को। इस फिल्म के थ्रू मुझे देखने का मौका मिला। तो उस मायने में ये फिल्म इतनी ज्यादा स्पेशल थी मेरे लिए। कभी भी कमर्शियल सक्सेस और ये सब इतना मायने नहीं रखता। आज पाताल लोक को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए भी मेरे दिल में उतनी इज्जत है जितनी इज्जत मेरे लिए इंडियाज मोस्ट वांटेड के लिए। तो मेरे लिए उस मायने में वो फिल्म बहुत ज्यादा, और वो किरदार मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत खूब बात की आपने। बात ले जाते हैं जामताड़ा तक। वो जो रोल है रिपोर्टर का, आप क्या ऐसे स्मॉल टाउन रिपोर्टर से वाकिफ हैं? किसी को स्टडी किया आपने? भाई मैंने एक्चुअली ना मेरा शहर जो है यहाँ पे तो खैर बहुत ज्यादा, क्योंकि अखबार बहुत ज्यादा नहीं आते। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका 2 ही अखबार होते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपोर्टर्स नहीं थे। लेकिन बचपन से मेरे साथ एक चीज है कि मुझे जीके पढ़ने का और सुनने का, न्यूज का, इन सब के मेरी रुचि बहुत ज्यादा रही है हमेशा से। मैं बहुत लंबे टाइम से मैं रवीश कुमार जी को मैं बहुत टाइम से सुनता हूँ, मेरे फेवरेट है वो। हमेशा उनका कोई भी प्राइम टाइम में कभी मिस नहीं करता। और तो इस फिल्म पे क्या था कि एक्चुअली इसकी जब कास्टिंग हुई थी तब मैं इंडिया मोस्ट वांटेड शूट करने में नेपाल चला गया था। तो मैं नेपाल में था पूरा 1.5 महीना, और तभी मुझे कॉल आई थी कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए हो। इसकी जो वर्कशॉप थी वो मैं मिस कर गया, इसकी वर्कशॉप में नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहां था उस वक्त। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सोमेंद्र पदी सर, वो हर रोज मुझे मेल पे कुछ वीडियो लिंक्स, कुछ आर्टिकल्स और ये सब मुझे भेजा करते थे।
क्योंकि वाह आप चूंकि खुद आप मेरे से बेहतर तरीके से जानते हो कि रिपोर्टर में भी एक अंग्रेजी वाला जो रिपोर्टर है, एक हिंदी अखबार का जो पत्रकार है, इन दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है हर चीज को लेकर के। बिल्कुल सही कहा भाई। उनके कपड़े पहनने से लेकर के, जीने से लेकर के, लिखने बोलने पढ़ने, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो होता है ना, हम खुद, अगर मैं वैसे कहूँ तो स्वर्ग लोग और धरती लोग वाला जो फर्क हमने बना रखा है अपने आप में, वैसा वाला फर्क लोगों की दुनिया में बना हुआ है। वो फर्क समझना बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कि अभी जब एज एन नॉर्मल इंसान अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए एक ही लाइन में सारे पत्रकार, लेकिन जब आप अंदर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हिंदी अखबार के पत्रकार की लाइफ में कितने तरीके के स्ट्रगल हैं अलग, बिल्कुल कितना बिल्कुल। तो वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं कभी भी किसी इंसान को जब आप देखते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर लेट्स से मुझे किसी का किरदार करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके फादर का कैरेक्टर करना, टॉम ऑल्टर सर का कैरेक्टर करना, जितने लेजेंडरी एक्टर थे हमारे इंडिया के। अब मैं उनकी अगर वीडियोस देखूंगा तो मुझे वो उनकी वो वाली वीडियोस दिखेंगी जब वो किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या जब वो कोई इंटरव्यू देख रहे हैं। लेकिन टॉम वॉल्टर वो नहीं है। टॉम वॉल्टर वो है जब वो अकेले में क्या करते थे, वो रूम में जब बैठते थे तो वो क्या करते थे, बिल्कुल जब वो सही कहा। बाथरूम में जब वो नहा रहे हैं, जब वो पहला पहला शावर का पानी डालने से पहले उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। ये जो चीजें हैं, ये आपको कभी भी इन सब चीजों से नहीं मिलती। तो ये सब करने के लिए मैंने क्या किया कि जो जामतारा के और आसपास के जो चुनावी रैली के जो वीडियोस होते हैं ना, जहाँ जो नॉर्मल जो लोग उनसे जब पूछते हैं किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, दुकानदारों से वो बड़े मस्त मौजी लोग होते हैं। कोई खड़ा है अपने ऐसे करके, कोई खड़ा है हाँ किसको इसको देंगे, चलो भगवान बात नहीं करनी है अभी। मैं उन लोगों के वीडियोस बहुत देखता था। वाह, वो बहुत जेन्युइन लोग होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कैमरा किसका है क्या है। मैं वहां से तो अनस अहमद का जो बात करने का तरीका था वो मैंने वहां से उठाया। ये सोमेंद्र सर को बहुत अच्छा लगा कि मैंने मैंने किसी बड़े वैसे का ना उठा करके मैंने नॉर्मल लोगों का नॉर्मल तरीका। का। हाँ, तो वहाँ वो उन वीडियोस से मुझे बड़ी हेल्प हुई। फिर कुछ दोस्त थे मेरे बिहार में रहने वाले, उनसे मैंने बातचीतें करी बहुत सारी, उनसे जानने की कोशिश करी कैसे क्या था। तो अपना होमवर्क ज्यादा था मेरा इस कैरेक्टर को करने में, और फिर सर ने बहुत हेल्प की जो डायरेक्टर थे, तो थोड़ा मिला जुला सा था मतलब। अगर बात करें होमवर्क की, तो आपको लगता है ये जो वेब सीरीज और डिजिटल का दौर चल रहा है, इसमें शायद ज्यादा स्कोप है ऐसे किरदार का एज अपोज टू फिल्म, फिलहाल जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से? बिल्कुल है सर। मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो रहा है कि जामतारा जैसी सीरीज जिसमें कोई भी स्टार फेस नहीं है, और अगर सुपर डुपर हिट हो रहा है इंटरनेशनली, नॉट इवन इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनली, क्योंकि हम लोगों को यूके, यूएस और स्विट्जरलैंड पता नहीं कहाँ से मुझे मैसेज आते हैं जामतारा देखने के बाद, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेजोन आजकल आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो इंटरनेशनली जा रहा है ना, बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर जामतारा जैसा कोई सीरीज आता है, जबकि क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की सीरीज आने लगी, बड़े बड़े एक्टर्स हैं बहुत सारे कि जिनकी सीरीज आती है, जो कि फिल्म स्टार है, हमारे इंडिया के लीडिंग एक्टर्स हैं। उनके मुकाबले में अगर कोई छोटी सी सीरीज आती है जिसमें कि 4-5-6 लड़कों का गैंग है जिनको कोई नहीं जानता, जो कि कोई नोन फेस नहीं है, तो जाहिर सी बात ये है कि ऑडियंस में एक्सेप्टेंस बहुत है। ऑडियंस एक्सेप्ट बहुत करती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप नया हो पुराना हो, इट डजंट मैटर, हमें कोई बड़ा खान कपूर नहीं चाहिए, आप बस अच्छा कंटेंट लेकर के आओ। बिल्कुल सही कहा। ये जो ऑडियंस की जो एक्सेप्टेंस है, ये सबसे मुझे लगता है राजा जो है यही चीज है। इसी की वजह से ये चीज जिंदा हो रही है, इतना आगे बढ़ रहा है, और हमारे जैसे लोगों के लिए नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का लीडिंग मतलब मीडियम यही होगा, मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में। और इसी मीडियम के थ्रू, हालांकि इन तीनों शोज की शूटिंग अलग टाइम पे हुई है, बट जब 3 शोज 7-8 महीने के अंदर रिलीज होती हैं, जहां आप जैसे एक्टर्स 3 अलग अलग रोल निभाते हैं और हर में इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो इट मस्ट बी अ फैंटास्टिक फीलिंग। आप रोल की लेंथ देखते हैं या नहीं? और जब आपको ऐसा रोल मिलता है कि इसमें शायद मैं बस एक ही एपिसोड में हूं, मुझे उस हर सीन को मैक्सिमाइज मैं कैसे कर सकता हूँ, ये आप सोचते हैं क्या ऐसे? दोनों चीजें सर, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, जो जेन्युइन चीजें मैं बताता हूँ आपको। बहुत खूब, थैंक यू। एक्चुअली ये था कि उस वक्त मैं बता दूं कि मैंने पंचायत और पाताल लोक का शूट एक साथ किया है। अच्छा। पाताल लोक का पहला स्केट खत्म हुआ, बीच में मेरी 12 दिन की छुट्टी थी, सेकंड स्केट और फर्स्ट स्केट के बीच में, उसके बीच में पंचायत का शूट था। तो मैं पहले दिल्ली में शूट कर रहा था फॉर पाताल लोक। मैं बम्बई जब वापस आया तो तभी हमारी फोन वगैरह बात हो गई थी, ऑडिशन हम बहुत पहले कर चुके थे इसका, पंचायत। तो मुझे फिर फोन आया कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ये है। तो उस वक्त दिक्कत क्या थी कि मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी थे,
जिनको मैं शूट कर रहा था और कुछ का शूट करना बाकी था। तो एक दिमाग में कई बार आपकी चीज आ जाती है, क्योंकि होता क्या है ना कि 250 पेज की स्क्रिप्ट में जब आप सिर्फ 4 पेज पढ़ रहे हो, आपको आगे पीछे का पता नहीं होता कि ये 4 पेज कितने इंपॉर्टेंट है। ये वही गोल्डन 4 पेज है, बाकी के जो सफेद पेज है उनमें 4 गोल्डन पेज है, आपको नहीं पता होता। आप बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सोचते हो, आप सिर्फ एक एक्टर को जब स्क्रिप्ट मिलती है वो सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचता है। करेक्ट मुझे करेक्ट। लगता है कि आसपास की दुनिया क्या है, उस दुनिया में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये वो वाला सिरा है कि जिसको निकाल लेंगे तो शायद पत्ते सारे नीचे गिर जाएंगे, वो सब हम नहीं सोचते। तो इसके जो डायरेक्टर थे दीपक मिश्रा सर, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे इसके, उन लोगों को बहुत दिमाग में क्लियर था कि मेरा ऑडिशन, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उनके दिमाग में क्लियर था कि नहीं करवाना इसको आसिफ से ये। तो मैंने उनको फर्स्ट में बोला, मैंने कहा यार मेरा थोड़ा मन नहीं सा कर रहा और मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। मैं भी कबीर एम का कैरेक्टर मेरा जो उसमें मेरा थोड़ा मैं भी थोड़ा डीप हूँ उसके साथ, मैं थोड़ा बिल्कुल। ब्रेक नहीं करना चाहता उस चीज को। मैं कहा नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज है, तुम करो। तो उन लोगों के समझाने पे फिर मैं ये कैरेक्टर करने गया, और जब करने भी गया था तो ऐसा कुछ दिमाग में लेके नहीं गया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के दिल तक जब कोई चीज पहुंचती, जब आप अनइंटेंशनली कोई चीज करते हो। अगर आप दिमाग में सोच के जाओ ना कि इसमें तो मैं फाड़ दूंगा, आप जिंदगी में नहीं फाड़ सकते। आप बस ईमानदारी से जाइए, अपनी चीज बोल के आ जाइए। तो वो जब करने के लिए गया तो मुझे ये बोला गया था कि ही इज द ओनली वन जो कि जीतू का जो कैरेक्टर, जीतू भाई का जो कैरेक्टर है सचिव जी, उनको डोमिनेट करता है ये बहुत। बट इसके डोमिनेंस में भी एक तरीके की इनोसेंस है। बिल्कुल है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं, अगर आप उनको देखें, उनकी मोहब्बत तो है ही, मोहब्बत के अलावा जब उनका गुस्सा भी है, जब उनका एरोगेंस भी है, तो उसमें भी एक तरीके की मासूमियत है जो कि हम शहर वालों में नहीं होती। हम थोड़े जो ना करप्ट हो जाते हैं, इन सब चकाचौंध के बीच हम करप्ट हैं, वो करप्शन उनमें नहीं है। तो वो अब वो करप्शन आसिफ में तो है वो करप्शन आसिफ में तो है, लेकिन वो दूल्हा वो करप्शन दूल्हा में नहीं चाहिए था। तो उसको दूर करना थोड़ा सा वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो जब वो चीज निकली तो मेरे लिए आसान हो गया एकदम वो कैरेक्टर करना। तो बड़ा मजेदार रहा, लेकिन वो 2 दिन मुझे याद है आज तक। बहुत मजा किया हमने पंचायत के साथ, बहुत ज्यादा मजा आया।